Hello class, welcome. So today we are going to start a new chapter about the democracy. ठीक है, so here we will understand what is democracy and why do we need democracy. What is democracy? Why democracy? So mainly ये questions हम यहाँ पर deal करेंगे, ठीक है. You have already read about different form of government on the basis of your understanding of democracy so far. हमने कई टाइप की गवर्नमेंट्स को पढ़ा है, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स को पढ़ा है. उन गवर्नमेंट टाइप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं दो ग्रुप्स में. एक ग्रुप तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हो गया और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like the way of defining democracy and wants to ask the basic question to her teacher. Want to ask some basic questions. Her teacher Matilda respond to the question and other classmates join the discussion. यहाँ पे मैम और बच्चों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है. Let us see क्या डिस्कशन है. Ma'am, I don't like this idea. First we spend time discussing the democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we approach like what is democracy first and then the definition? वो बोलना चाह रही है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा कि पहले हम डिस्कस करें डेमोक्रेसी के बारे में कि हाँ डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसी होती है, ये होती है, और फिर हम डिफाइन करें डेमोक्रेसी को. और क्योंकि नॉर्मली हम साइंस में भी क्या करते हैं, हम साइंस में करते हैं पहले हम चीज़ को बता देते हैं कि ये चीज़ ये है, देन उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, है ना. यहाँ पे सारा उल्टा चल रहा है कि पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिर हम डिफाइन करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है. तो देखिए मैम क्या बोलती हैं. I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. वो कहती हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे नहीं चलते. वी यूज़ वर्ड लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन फॉर दीज वर्ड? कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे पेन, रेन वगैरह वगैरह, हमें उनके बारे में पता है कि हाँ पेन से लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें उनके यूजेस पता है, चीज़ें पता है, बट हम उनकी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाते, है ना. हम उनकी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाते. सो ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेशन ही सबसे पहले ज़रूरी हो. ठीक है, मेरी कहती है फिर व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन, फिर हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्या है. तो मैडम बोलती हैं वी नीड डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस डिफ़िकल्टी इन यूजिंग अ वर्ड. हमें डेफिनेशन ओनली तभी चाहिए होती है जब हम किसी वर्ड को डिफाइन करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इस बात को कैसे बोले, तो हम उसके लिए एक डेफिनेशन यूज़ कर देते हैं. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और द क्लाउड बर्स्ट. जैसे कि क्लाउड बर्स्ट अलग चीज़ होती है, बादल फटना, है ना, एक अलग चीज़ होती है, और ड्रिजल एक अलग चीज़ होती है. और जब हम इनको अलग अलग बताना चाहते हैं तभी हम इनकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन को तभी यूज़ करते हैं. अदरवाइज थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो हम उसको बारिश ही बोलते हैं कि ओके ये तो बारिश ही हो रही है. लेकिन बिल्कुल साइंटिफिकली अगर हमें बताना है कि नहीं ये तो बादल फट गया है, तो साइक्लोन आ गया, तब हम डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो ये सारा उनका डिस्कशन चल रहा है अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द चैप्टर. सो हम इस सब को स्किप करते हुए आगे चलते हैं. अ सिंपल डेफिनेशन. लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड democratic. One simple factor common to all democracy is the government is chosen by people. जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे एक कॉमन चीज़ होती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुनी गई होती है. दैट इज चोजन बाय द पीपल, है ना, लोगों द्वारा चुनी गई होती है. सो डेमोक्रेसी की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल. ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर जो है वो पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, ना. दिस इज यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. ये जो गवर्नमेंट है ये इस टाइप की डेफिनेशन है, जो इस टाइप की डेफिनेशन हमें टोटली मतलब बाउंड कर देती है. अगर दूसरे टाइप की डेफिनेशन, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट
लोगों द्वारा चुनी नहीं जाती, तो हमें सीधा सीधा पता है कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो मतलब वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर ऑफ म्यांमार है, आर्मी रूलर, वो लोगों द्वारा चुने गए नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। Those who happened to be in control of the army became the ruler of the country. People had no say in this decision. Dictator like Pinochet, Pinochet एक डिक्टेटर है जो कि चिले में रहता था। चिले एक जगह है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे एक देश है चिले, वो उसमें डिक्टेटर थे पिनोशे। उनके बारे में भी हम कहानी पढ़ेंगे। पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, सो डिक्टेटर लाइक पिनोशेट, जो हिटलर था वो भी लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं था, पिनोशेट भी लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं था, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। ये डेफिनेशन मोनार्की को भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि मोनार्की भी लोगों द्वारा चुनी नहीं गई होती है, मोनार्की भी लोगों द्वारा चुनी गई नहीं है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चोजन बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन द रॉयल फैमिली। जो सऊदी अरेबिया के किंग क्वीन है वो रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में जन्म हुआ है उनका, इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों ने उन्हें चुनाया है। तो वो भी मोनार्की भी एक टाइप की नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use the definition in an unthinking manner, we could end up calling almost every government that hold election is a democracy. अब जो ये definition है कि लोग चुनते हैं, ठीक है, ये definition ही काफ़ी नहीं है एक डेमोक्रेसी बनाने के लिए। सिर्फ ये डेफिनेशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि फिर तो जो भी देश इलेक्शन होल्ड करता है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे कोशिश हो रही है कि ठीक है, मान लिया इलेक्शन हो रहे हैं, पर क्या इलेक्शन ईमानदारी से हुए? क्या वहाँ पे कोई धांधली, कोई करप्शन, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि मान लो एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस इलेक्शन में किसी को पार्टिसिपेट करने का ही हक नहीं है ना, मतलब किसी को पार्टिसिपेट करने का हक ही नहीं है, तो क्या वो एक डेमोक्रेसी होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही मान लो इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ऐसे ही मान लो किसी देश में ऐसा है कि इलेक्शन तो होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी है, तो लोग जाके वोट किसको देंगे? एक ही पार्टी को। तो वो भी डेमोक्रेटिक तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो हुआ ही नहीं। तो जहाँ पे कंपटीशन इन्वॉल्व ही नहीं है वहाँ पे उसको हम डेमोक्रेसी कैसे बोलेंगे? या फिर इसको छोटे लेवल पे अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए आपकी क्लास की मॉनिटर के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो टीचर ऐसे ही अपनी मर्जी से इलेक्ट कर दे किसी को कि हाँ आप बन जाओ मॉनिटर, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि टीचर ने अपनी मर्जी से कर दिया। फिर मान लो टीचर ने ये बोला कि चलो ठीक है इलेक्शन करवाते हैं, तो इलेक्शन में उसने अपनी मर्जी से किसी को खड़ा कर दिया, 2 लोगों को अपनी मर्जी से खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं कि उन बच्चों से पूछा कि कौन कौन खड़ा होना चाहता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी ने ये नहीं पूछा, डायरेक्ट बस 2 लोगों को खड़ा कर दिया कि बस हाँ तुम 2 में से ही कोई मॉनिटर बनेगा। तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि उन जो और बच्चे थे उनसे तो पूछा ही नहीं गया कि उनको भी मॉनिटर बनना है या नहीं बनना है। तो डेमोक्रेसी में हर किसी के पास चांस होता है, फेयर, हर किसी के पास फेयर चांस होता है। इसीलिए हमें पहले डेमोक्रेसी को डिस्कस कर लेना चाहिए, एक डेफिनेशन देना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो we would end up calling almost every government that hold election a democracy. That would be very misleading. As we shall find in chapter 3, every government in the world want to be called a democracy, even if it is not so. हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना चाहती है, बेशक वो हो नहीं, बेशक वहाँ पे बिल्कुल मिलिट्री रूल चलता हो, कुछ चलता हो, लेकिन वो अपने आप को कहलाना चाहती है कि हम तो एक डेमोक्रेसी हैं। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड द वन दैट प्रिटेंड टू बी। तो हमें ढंग से फाइंड आउट करना चाहिए कि असलियत में कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी नाटक कर रहे हैं, कौन से लोग सिर्फ बस नाटक कर रहे हैं।
So we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. फिर हम find out कर सकते हैं democratic government फीचर्स को देख के हम बता सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं. ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the ruler are elected by people. हमने ये definition बोली है democracy की. What is democracy? Democracy is a form of government in which ruler are elected by people. तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं. Who are the ruler in this definition? कि ruler कौन है? Which official must be elected for any government to be called democracy? Which decision may be taken by non-elected official in a democracy? What kind of election constitute a democratic government? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट डिटेल पे आ गए. ठीक है, आपने बोल दिया कि जो रूलर है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए. अब ये बताओ कि जो रूलर है, रूलर बनने की क्या क्या डेफिनेशन है. रूलर कौन बन सकता है, कौन से लोग हैं जो रूलर बन सकते हैं, किनको हम बोल सकते हैं कि वो रूलर है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए जिसकी कि इस तरह का इलेक्शन होगा तो हम उसे डेमोक्रेटिक बोलेंगे. जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं, अगर मान लो कोई इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन उस इलेक्शन में औरतों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो हमें देखना होगा कि बस नाम के लिए इलेक्शन ना हो बल्कि सब उसमें पार्टिसिपेट करें. हैं, तो इस तरह से फाइंड आउट करना है कि किस तरह का इलेक्शन. फिर हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर. कौन से लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं. पता चले सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो अमीर है सिर्फ वो ही इलेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा. सब लोगों को इलेक्ट करने का हक है ना. तो सिर्फ वो ही लोग जो जिनके पास पैसा है सिर्फ वो ही लोग इलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं रूल बना सकते. अगर ऐसा रूल है तो दैट मीन्स वो एक डेमोक्रेसी नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को भी डिफाइन करना होता है कि कैसी कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं. अब मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, कुछ डिसीजंस को लेते हैं. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 99. He overthrew a democratic elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कंट्री का. मिलिट्री ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा के खुद रूल करना स्टार्ट कर दिया. Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him 5-year extension. और अपने आप को ही 5 साल का और टर्म भी दे दिया कि मैं तो अभी प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ और लोग 5 साल आगे 5 साल के लिए भी मैं ही प्रेसिडेंट हूँ. मतलब अपने आप को अपने आप ही घोषित कर दिया. लोगों से कुछ पूछा नहीं कि भाई लोगों की तुम्हें मैं पसंद हूँ नहीं हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं पूछा. जो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन रूलर्स रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. जो रेफरेंडम था वो गलत प्रैक्टिसेस से भरा पड़ा था. मतलब अच्छे तरीके से लोगों से नहीं पूछा गया, एवं ज़बरदस्ती लोगों से बुलवा दिया गया कि हाँ ठीक है कि परवेज मुशर्रफ ही हमारा लीडर है, जो कि गलत बात थी. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उसने बनवाया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ही बदल दिया. इसमें उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो देश की चुनी हुई नेशनल असेंबली और जो स्टेट्स की चुनी हुई प्रोविंशियल असेंबली है उसको मतलब परवेज मुशर्रफ डिसमिस कर सकते हैं, कभी भी डिसमिस कर सकते हैं. और इन जो सिविलियन द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, जो भी मंत्री वगैरह हैं जो भी देश में काम धंधा करते हैं उन मंत्रियों का काम मिलिट्री देखेगी. एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री से रिलेटेड है, वो मिलिट्री उनका काम देखेगी. After passing this law, elections were held to the national and provincial assembly.
So Pakistan has had election, elected representative have some power, but the final power rested with the military officer और जनरल मुशर्रफ। तो इस तरह से इलेक्शन तो हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने गए, लेकिन क्या वो एक डेमोक्रेसी कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इलेक्शन हुए वो फ्रॉड हुए, गलत तरीके से इलेक्शन हुए, मतलब बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं थे। दूसरा, जो लोग चुने गए उनको कभी भी वो परवेज मुशर्रफ के मतलब इशारे पे चुने गए, वो चुन तो लिया, उनको कभी भी निकाला जा सकता था। और उनके ऊपर सबसे ऊपर क्या, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर कौन नज़र रखेगा? उनके ऊपर मिलिट्री नज़र रखेगी। मतलब अगर वो कोई लॉ बनाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो फाइनल अथॉरिटी मिलिट्री के साथ रहेगी। लेकिन मिलिट्री तो लोगों ने नहीं चूज करी, तो क्या ये एक डेमोक्रेसी है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक डेमोक्रेसी का बिल्कुल भी नमूना नहीं है। तो फाइनली इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। यहाँ से अपने डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर और पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए, जिसको लोगों ने चुना है उन्हीं के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री के पास है, मिलिट्री तो लोगों ने नहीं चुनी है ना, तो वो लोगों के व्यूज भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो इसलिए किसके पास पावर होनी चाहिए? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम वाइंड अप करते हैं। इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।